मेटल्स एंड नॉन मेटल्स चैप्टर वैसे तो हो गया कंप्लीट। हमने मेटल्स की और नॉन मेटल्स की फ़िज़िकल प्रॉपर्टीज़ एंड केमिकल प्रॉपर्टीज़ डिस्कस कर ली, और हमने ये भी देख लिया कि एक्सचेंज ऑफ इलेक्ट्रॉन्स कैसे होता है, आयनिक कंपाउंड्स कैसे बनते हैं और आयनिक कंपाउंड्स की फ़िज़िकल प्रॉपर्टीज़ क्या है। हमारे सिलेबस के हिसाब से तो इतना ही हमको पढ़ना था, लेकिन आज दो रीज़न से मैंने क्लास रखी है। एक कि क्लैरिटी नहीं है हमको कि करोजन वाला पोर्शन जो है वो इसमें है या नहीं है, क्योंकि इस बार कोई अलग से लिस्ट हमको नहीं मिली है जिसमें रिड्यूस्ड सिलेबस, मतलब कि कौन सी चीज़ उसमें से सिलेबस में से काट दी गई है। पिछली बार लास्ट ईयर जो था वो उसकी भी एक लिस्ट मिली थी कि क्या क्या कट गया हुआ है, ठीक है ना। तो अगर फिजिकल एंड केमिकल प्रॉपर्टीज़ ऑफ मेटल्स की बात की जाती है तो उसमें फिर करोजन भी आ जाना चाहिए। तो इसलिए ये क्लास आज की मैं रख रहा हूँ कि बाय चांस अगर आगे हमको क्लैरिटी हो गई कि वो हट गया है सिलेबस से तो कोई बात नहीं, वैसे भी कोई बहुत डिफ़िकल्ट टॉपिक तो है नहीं। दूसरी बात ये कि हमने रस्टिंग जो है वो पढ़ा है फर्स्ट चैप्टर केमिकल रिएक्शन में, और केमिकल रिएक्शन बिल्कुल भी कटा नहीं है ना। तो हमें करोजन के बारे में वैसे भी नॉलेज तो होना ही चाहिए। ये करोजन से रिलेटेड ही एक एक्सपेरिमेंट ही है, तो उसके बारे में हमें मालूम होना चाहिए। एक एक्सपेरिमेंट है छोटा सा, उसको आज डिस्कस कर लेंगे। बिना उसे डिस्कस किए इसे कंप्लीट कर देना, कंक्लूड कर देना मुझे ठीक नहीं लग रहा था। और दूसरी बात ये कि हम एनसीईआरटी का चैप्टर एंड एक्सरसाइज भी एक बार नज़र से निकाल देंगे। मेटलर्जी के क्वेश्चंस हटा करके बाकी जो भी क्वेश्चंस हैं उन सबको हम एक बार डिस्कस कर लेंगे, ठीक है। तो सबसे पहले तो देखें कि हमारी जो बुक है एनसीईआरटी है उसमें हमको ये करोजन दिया हुआ है। अभी करोजन के बारे में एक बेसिक आइडिया तो हमारे पास है, क्योंकि हम रेडॉक्स पढ़ने के बाद में करोजन और रेंसिडिटी पढ़ चुके हैं जब हम केमिकल रिएक्शंस पढ़ रहे थे, है ना। और करोजन का मतलब सिंपली यही है कि मेटल की सरफेस का करोड होना, मेटल की सरफेस का ख़राब हो जाना। क्यों ख़राब हो जाना? एज अ रिजल्ट ऑफ अ केमिकल रिएक्शन इट परफॉर्म्स विद द सब्सटेंसेस इन द सराउंडिंग्स। अब यहाँ पे बात स्पेसिफिकली हो रही है आयरन की रस्टिंग की, उससे एसोसिएटेड एक एक्सपेरिमेंट की। हमने ये सीखा चैप्टर 1 में केमिकल रिएक्शन में कि आयरन रिएक्ट्स विद ऑक्सीजन इन द सराउंडिंग्स एंड ऑल्सो द मॉइस्चर, जो कि वाटर है हवा में, उसके साथ में उसकी रिएक्शन होती है और स्लोली वी सी सम रेडिश ब्राउन डिपॉजिट ऑन द आयरन आर्टिकल्स सरफेस, मतलब रस्ट बन जाता है। और रस्ट फेरिक ऑक्साइड XH2O यानी हाइड्रेटेड फेरिक ऑक्साइड होता है। हाइड्रेटेड का मतलब आप समझते ही हो, वाटर ऑफ क्रिस्टलाइजेशन X से डिनोट करते हैं हम FeSO4 .XH2O, जहाँ पे X का मतलब है कि वी डोंट नो एग्जैक्ट नंबर ऑफ द मॉलिक्यूल्स ऑफ वाटर ऑफ क्रिस्टलाइजेशन एसोसिएटेड विद फेरिक ऑक्साइड, लेकिन वाटर ऑफ क्रिस्टलाइजेशन है और उस वाटर ऑफ क्रिस्टलाइजेशन की वजह से ही ये रेडिश ब्राउन कलर हमको दिखाई देता है रस्ट का। तो वाटर ऑफ क्रिस्टलाइजेशन इन एनी केस इज रिस्पॉन्सिबल फॉर द अपीयरेंस ऑफ द क्रिस्टल। तो जब हम ये बात कर रहे थे तो हमने एक बात ये कही थी कि ऑक्सीजन और मॉइस्चर इसेंशियल हैं आयरन की रस्टिंग के लिए। अगर ये दोनों कंपोनेंट्स या इनमें से कोई एक भी कंपोनेंट नहीं होगा तो आयरन विल नॉट रिएक्ट द वे वी सी इन नेचर। जिस तरह से रस्टिंग होती है वैसे रस्टिंग नहीं हो पाएगी। जो हमारे प्रिवेंशन मेथड्स हैं वो भी इसी फैक्ट पर बेस्ड है कि हम ऑक्सीजन या मॉइस्चर का जो एक्सपोज़र है आयरन से उसके बीच में उसको हम हटा दें, बीच में कोई बैरियर बना दें, चाहे वो गैल्वेनाइजेशन करके उसके ऊपर जिंक का लेयर बनाना हो या सिंपली पेंट करके उसके ऊपर एक लेयर बनाना हो। अगर ऑक्सीजन और मॉइस्चर की डायरेक्ट कांटेक्ट में आयरन नहीं आएगा तो एज अ प्रिंसिपल दिस रिएक्शन इज़ नॉट पॉसिबल, और प्रैक्टिकली भी ऐसे ही होता है। तो यहाँ पर एक एक्सपेरिमेंट है जो कि हमको ये प्रूव करता है कि इन एब्सेंस ऑफ ऑक्सीजन या इन एब्सेंस ऑफ
मॉइस्चर, दोनों में से किसी एक की प्रेजेंस हो तो नहीं चलेगा, दोनों में से किसी एक की भी एब्सेंस होती है तो रस्टिंग नहीं होती है। When both the components are available, only then we see the iron getting rusted. तो यहाँ पर क्या है, इसको एक बार देख लेते हैं। मैं एक्सपेरिमेंट पहले आपको बता देता हूँ, फिर उसके बाद अपन इसको पढ़ लेंगे क्या लिखा हुआ है उसमें। There are 3 टेस्ट ट्यूब्स, इनमें आयरन नेल्स रखी हुई हैं। एक जिसमें नॉर्मली कॉर्क लगाया हुआ है, नीचे इसमें वाटर भी है, आयरन नेल्स हमने इसमें रख दी है। इसमें एयर को ब्लॉक करने के लिए कुछ नहीं किया हुआ, वाटर इसमें ऑलरेडी है, मतलब दिस इज एक्सपोज टू बोथ एयर, जिसमें ऑक्सीजन होगा ही होगा, और वाटर। तो हम देखते हैं कि इसके ऊपर रस्ट आ गई है। दीज आर रस्टी आयरन नेल्स। दूसरे वाले में क्या किया कि हमने डिस्टिल्ड वाटर लेकर के उसको बॉईल कर दिया। बॉइल्ड डिस्टिल्ड वाटर जब आप बॉईल करते हो तो उस वाटर को बॉईल करते हो तो उसमें जो एयर होती है वो वाटर में भी एयर डिज़ोल्व जो होती है वो धीरे धीरे करके निकल जाती है। यानी ऑक्सीजन 5% होती है वाटर में, ऐसा हमने सीखा है। तो वो 5% ऑक्सीजन को निकालना है तो अपन वाटर को बॉईल कर दें। तो वाटर को अच्छे से बॉईल करके हम इसमें डालते हैं और ऊपर एक लेयर ऑफ ऑयल डाल देते हैं, जो कि एयर, यहाँ पे एयर है, आप इस एयर को तो रोक नहीं सकते, ये तो रहेगा। कोई वैक्यूम पंप से आप निकाल नहीं रहे हो एयर को, है ना। यहाँ पे कोई वैक्यूम पंप लग भी नहीं सकता, और लगाओगे तो आपका ये सब चीज़ें भी एकदम पुचुक से बाहर निकल जाएगी, है ना। तो यू कैन डू दैट। तो आप तो ऊपर एक ऑयल की लेयर लगा देते हो, है ना। ऑयल की लेयर लगा दी तो एयर में से ऑक्सीजन इस वाटर तक नहीं जा पाएगा। ऑयल लेयर विल प्रिवेंट द ऑक्सीजन फ्रॉम गेटिंग डिजॉल्व इनटू वाटर। जो पहले से वाटर में ऑक्सीजन डिजॉल्व थी उसको तो मतलब ऑक्सीजन उसके अंदर इन बिटवीन द वाटर पार्टिकल थी, उसको हमने बॉईल करके निकाल दिया। तो अब इसको देखते हैं हम। तो दीज आयरन नेल्स आर इन कॉन्टैक्ट विद वाटर बट दे आर नॉट इन कॉन्टैक्ट विद ऑक्सीजन। इनको वाटर तो मिल रहा है लेकिन ऑक्सीजन नहीं मिल रही। इन एब्सेंस ऑफ ऑक्सीजन रस्टिंग इज़ नॉट पॉसिबल। फेरिक ऑक्साइड कैसे बनेगा? जो मेन कंपाउंड है फेरिक ऑक्साइड, जो कि हमको रस्ट दिखता है, वो ही नहीं बन सकता। वाटर ऑफ क्रिस्टलाइजेशन अकेला थोड़ी होता है, साथ में कंपाउंड भी तो होना चाहिए, ठीक है। दूसरे केस में क्या किया कि एयर जो थी उसमें हमने एक इसमें एनहाइड्रस कैल्शियम क्लोराइड डाल दिया। हाँ, एनहाइड्रस कैल्शियम क्लोराइड CaCl2 इसमें डाल दिया। हाँ, इट इज़ अ ड्राइंग एजेंट। पहले भी यूज़ किया है हमने इसको। वीडियो पॉज करके सोचो, हमने कैल्शियम क्लोराइड पहले कहाँ यूज़ किया? एज अ ड्राइंग एजेंट। ड्राइंग एजेंट मतलब जो ड्राई कर दे, जो मॉइस्चर को एब्जॉर्ब कर दे। पॉज करो, देखो, सोचो कि हमने कहाँ पे इसे यूज़ किया था। हमने इसे यूज़ किया था जब हम एसिड बेसिस पढ़ रहे थे। हमने सोडियम क्लोराइड और सल्फ्यूरिक एसिड का रिएक्शन करवाया था, और एज अ रिज़ल्ट ऑफ दैट जो हाइड्रोजन क्लोराइड गैस निकली थी उसका लिटमस टेस्ट करने से पहले हमने उसको कैल्शियम क्लोराइड में से पास करवाया था, जिससे कि उसमें अगर कोई मॉइस्चर हो तो वो एब्जॉर्ब हो जाए और ड्राई HCl गैस ही बाहर निकले, जिसे जब हम ड्राई ब्लू लिटमस पेपर के कांटेक्ट में लेकर के जाते हैं तो हम देख पाते हैं कि ब्लू लिटमस का कलर चेंज नहीं हो रहा। व्हाट वी वर ट्राइंग टू प्रूव दैट एसिड्स बिहेव लाइक एसिड्स ओनली इन प्रेजेंस ऑफ वाटर, या हाइड्रोनियम आयन और H+ आयन्स आर रिस्पॉन्सिबल फॉर द एसिडिक प्रॉपर्टीज ऑफ एसिड। वही ड्राइंग एजेंट कैल्शियम क्लोराइड यहाँ पर इस टेस्ट ट्यूब में से एयर को ड्राई करने के लिए, यानी एयर को मॉइस्चर फ्री बनाने के लिए यूज़ किया जाता है। हमने इसमें कॉर्क लगा दिया हुआ है, इसमें एयर तो है यानी ऑक्सीजन तो है, लेकिन वाटर इसमें नहीं हो सकता, क्योंकि अगर इसमें थोड़ा बहुत वाटर, वैसे भी हवा में बहुत पानी थोड़ी होता है,
लेकिन अगर हवा में पानी है थोड़ा बहुत भी तो उसको कैल्शियम क्लोराइड एब्जॉर्ब कर लेगा। तो अब ये ड्राई एयर है, यानी यहाँ पर वाटर इज़ नॉट अवेलेबल, ऑक्सीजन इज़ देयर। तो जहाँ पे ऑक्सीजन अवेलेबल नहीं थी वहाँ भी, और जहाँ पे मॉइस्चर अवेलेबल नहीं था वहाँ भी रस्टिंग नहीं हुई। इन दोनों केसेस में देयर वाज नो रस्टिंग। रस्टिंग कहाँ हुई? जहाँ पर बोथ ऑक्सीजन एज वेल एज वाटर दोनों अवेलेबल थे। दिस एक्सपेरिमेंट सिंपली प्रूव्स दैट water and oxygen both are responsible for the formation of rust. और आपके एग्जाम में जनरली ये चीज़ जब जो डिस्क्रिप्टिव पेपर्स होते हैं उनमें तो ये एज इट इज़ आ जाती है, लेकिन एमसीक्यू वाला पेपर होगा अगर, तब तो बहुत सारे छोटे छोटे क्वेश्चन बनते हैं। कैल्शियम क्लोराइड क्यों डाला, कौन सा ड्राइंग एजेंट डाला, है ना। एमसीक्यू में बहुत बातें पूछी जा सकती हैं क्योंकि उनको तो केवल एक वर्ड पूछना रहता है ना। तो इसलिए आप इसको, हमने इसलिए इसको पढ़ लिया कि मान लो एग्ज़ाम में आ जाए तो हम कहीं रह ना जाए, ये हमें लगे कि हमने पढ़ा ही नहीं था। अच्छा, अब देखो, यू हैव लर्न द फॉलोइंग अबाउट करोजन इन चैप्टर 1। मैं इसका थोड़ा सा रीडिंग भी आपको दे देता हूँ, जिससे कि अगर आप अपने आप पढ़ने में आपको मज़ा नहीं आता है तो आपको पता चल जाए। सिल्वर आर्टिकल्स बिकम ब्लैक आफ्टर सम, हमने पढ़ा था, टार्निशिंग आफ्टर सम टाइम व्हेन एक्सपोज टू एयर, दिस इज़ बिकॉज इट रिएक्ट्स विद सल्फर इन द एयर। अब ये सल्फर इन द एयर लिखा हुआ है कि सिल्वर सल्फाइड का लेयर बन जाता है। सिल्वर सल्फाइड ब्लैक कलर का होता है ना। तो सल्फर इन एयर जो है ये बड़ी ख़तरनाक बात क्या थी, सल्फर हवा में कैसे होगा? एक्चुअली हाइड्रोजन सल्फाइड गैस होती है ना। ये थोड़ा सा इररिस्पॉन्सिबल टाइप का स्टेटमेंट है। सल्फर कोई हवा में थोड़ी घूमते हैं, सल्फर इज़ अ येलो कलर्ड पाउडर, इट इज़ सॉलिड। तो सल्फर नहीं होता है हवा में, ये बात ध्यान रखना, जिससे कि कंसेप्ट क्लैरिटी आपकी रहे। आगे जाके कभी ना बोलो ये, फिर लोग मजाक उड़ाएंगे तो मत बोलना। सल्फर से नहीं, हाइड्रोजन सल्फाइड से रिएक्शन होती है। Copper reacts with moist carbon dioxide in air and slowly loses its shiny brown surface and gains a green coat. हाँ, कॉपर कार्बोनेट बनता है, बेसिक कॉपर कार्बोनेट, हाँ, CuCO3 डॉट CuOH होल ट्वाइस, ग्रीन कलर का लेयर। आयरन when exposed to moist air for a long time acquires a coating of a brown flaky substance called rust. Let us find out the conditions under which iron rusts. टेक 3 टेस्ट ट्यूब। अब ये हमारा एक्सपेरिमेंट है, इसको पूरा पढ़ने की ज़रूरत नहीं, आप पढ़ लेना, मतलब मैं क्या पढ़ूँ इसको। हाँ, यू विल ऑब्जर्व दैट आयरन नेल्स रस्ट इन टेस्ट ट्यूब ए बट दे डू नॉट रस्ट इन टेस्ट ट्यूब बी एंड सी। रीज़न हम डिस्कस कर चुके हैं। इन द टेस्ट ट्यूब ए द नेल्स आर एक्सपोज टू बोथ एयर एंड वाटर। इन टेस्ट ट्यूब बी द नेल्स आर एक्सपोज टू ओनली वाटर एंड द नेल्स in test tube C are exposed to dry air only. Water is not there. What does this tell us about the conditions under which iron particles rust? That they require an exposure to both oxygen as well as water. इतनी सी बात थी, कोई खास बात नहीं है। देखें और कुछ भी है क्या? प्रिवेंशन ऑफ करोजन हमसे पूछा जाता है। प्रिवेंशन ऑफ करोजन खास करके आयरन, तो उसका करोजन क्यों ज़्यादा नुकसान कर सकता है? ये हमारे इकोनॉमी के लिए बड़ा इम्पॉर्टेंट मेटल है। आयरन से हम इंफ्रास्ट्रक्चरल प्रोजेक्ट्स हमारे बहुत सारे आयरन पर डिपेंडेंट होते हैं, और हम आयरन को अगर रस्ट होने देंगे तो कई एग्जिस्टिंग जो स्ट्रक्चर्स हमारे पास हैं वो ख़त्म हो जाएंगे, वो ख़राब हो जाएंगे, और हमको बहुत ज़्यादा इकोनॉमिक लॉस होगा। तो उसे हमें बचाना है। तो द पर्पस इज टू प्रिवेंट द एक्सपोजर ऑफ आयरन सरफेस टू एयर, यानी ऑक्सीजन एंड मॉइस्चर। ठीक है, बस ये काम करना है। अब वो कैसे भी कर लो, या तो उसके ऊपर कलर लगा दो, रेड ऑक्साइड लगा दो, या तो पेंट कर दो उसको, या तो उसके ऊपर आयरन का ऑयल का लेयर बना दो, या तो फिर उसको प्रॉपर गैल्वेनाइजेशन करो, जिंक उसके ऊपर प्लेट किया जा सकता है। हाँ, जिंक का लेयर जो होता है दैट गिव्स डबल प्रोटेक्शन टू आयरन। डबल प्रोटेक्शन का मतलब क्या,
कि उसके ऊपर जो आयरन नेल है उस आयरन नेल के ऊपर एक लेयर तो बन जाती है जिंक ऑक्साइड की। आप यही तो कर रहे हो, आप उसके ऊपर एक लेयर बना रहे हो जिंक की। पहले जिंक की लेयर बन जाती है, नॉट ऑक्साइड, और फिर जिंक ज़्यादा रिएक्टिव है आयरन से। रिएक्टिविटी सीरीज में देखो आयरन के जस्ट ऊपर जिंक है, तो ये एयर से ऑक्सीजन से रिएक्शन करता है, जिंक ऑक्साइड बना देता है। तो एक एडिशनल लेयर ऑफ जिंक ऑक्साइड और बन जाएगी इसके ऊपर। हाँ, अब कभी समझो इसके ऊपर कुछ चोट लगी और ये लेयर खराब हो गई, तो जिंक विल गेट एक्सपोज नॉट आयरन, एंड दैट जिंक विल अगेन रिएक्ट विद ऑक्सीजन टू गिव अ जिंक ऑक्साइड लेयर अगेन। ये अपने आप को सेल्फ रिपेयर कर लेगी। तो जिंक की लेयरिंग गैल्वेनाइजेशन, गैल्वेनाइज्ड आयरन कहते हैं हम उस आयरन को जिस पर जिंक लेयर बन गई हो, एंड दिस इज कंसीडर्ड टू बी द बेस्ट। जो ऐसे पाइप लगाए जाते हैं आपके घरों में जिसमें से पानी आता जाता है, उनके लिए तो ये आइडियल है। हाँ, गैल्वेनाइज्ड आयरन। जीआई पाइप्स बोलते हैं ऐसे पाइप्स को। हाँ, कभी सुनना हो आपने? हाँ, न्यू एड वेड भी आता रहता है, प्रकाश सूर्या जीआई पाइप्स, उसमें आता है ना एफएम में। जीआई मतलब क्या है? गैल्वेनाइज्ड आयरन। हाँ, गैल्वेनाइज्ड आयरन मतलब जिंक की लेयर बनाया हुआ आयरन जो कि डबली प्रोटेक्टेड है, वो खरीद लो। खरीद लो मतलब मैं कोई प्रकाश सूर्या जीआई पाइप्स का सेलिंग एजेंट नहीं हूँ, लेकिन आप मतलब अगर कोई अच्छा ब्रांड है कोई सा भी तो खरीद लो अगर आपको उसकी ज़रूरत है तो वो जो है आपका लंबा चलेगा, उसके ऊपर रस्टिंग नहीं होगी। उसके अलावा हम उसके ऊपर इसकी क्रोम प्लेटिंग भी कर सकते हैं। जैसे कि आपके वाटर टैप होते हैं, बड़े सुंदर दिखते हैं, चमकदार दिखते हैं, उसके ऊपर क्रोमियम प्लेटिंग होती है, इलेक्ट्रो प्लेटिंग कहते हैं हम उसको, है ना। तो क्रोम प्लेटेड जो होता है वो बड़ा अच्छा दिखता है ना। क्रोम प्लेटेड होगा तो एक तो वो रस्टिंग से बचाएगा, दूसरा वो ब्यूटिफिकेशन के लिए भी अच्छा है। पुराने टाइम की जो कार्स होती थी एम्बेसडर फिएट टाइप का, उसके बम्पर्स देखो आप कितने चमकते हैं, या आपके जो बाइसिकल्स के हैंडल बार्स देखो वो भी क्रोम प्लेटेड होते हैं, चमकदार होते हैं, है ना। हम अपनी शक्ल देख पाते हैं उनके अंदर। इसके अलावा आपका जो अलॉइंग है, अलॉय बनाना, यानी जैसे स्टेनलेस स्टील बनाते हैं हम, आयरन को मिला दो बहुत सारी चीज़ों के साथ में, उसमें कोबाल्ट मिला दो, क्रोमियम मिला दो, आप साथ में कार्बन भी % मिला दो उसकी हार्डनेस बढ़ाने के लिए, तो ये भी स्टेनलेस स्टील मतलब जिस पर रस्ट ना लगे, ये भी करोजन से बचाने का काम करता है ना। तो इसको पढ़ लेते हैं अपन की जो जो जानकारियाँ इसमें दी हुई है ना, कि कुछ मिस ना हो। द रस्टिंग ऑफ आयरन कैन बी प्रिवेंटेड बाय पेंटिंग, ऑयलिंग, ग्रीसिंग, गैल्वेनाइजिंग, क्रोम प्लेटिंग, एनोडाइजिंग। एनोडाइजिंग तो पढ़ा था हमने, इसी चैप्टर में पढ़ा था। एनोडाइजिंग मतलब एल्यूमिनियम के ऊपर एनोड बना करके और एक ऑक्साइड की लेयर बना देना, हाँ, एंड मेकिंग अलॉयज। Galvanization is a method of protecting steel and iron from rusting by coating them with a thin layer of zinc, है ना। अगर ये सिलेबस में रहता है तो दिस इज एन इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन। The galvanized article is protected against rusting even if the zinc coating is broken. हाँ, actually it is not zinc coating is broken, it is zinc oxide coating is broken. Now this is the problem with NCERT कि एक तो कुछ तो भी लिख करके और उसके बाद can you reason this out, that is why you require somebody like me to explain this to you। तो आप ये चीज़ जो है इसको ध्यान रखें कि जिंक कोटिंग इज नॉट ब्रोकन। अगेन यहाँ पे फॉल्ट है ना, जिंक कोटिंग अगर ब्रोकन है तब तो आयरन एक्सपोज हो जाएगा। हमने क्या कहा,
आयरन के ऊपर जिंक की कोटिंग है, जिंक रिएक्ट करता है ऑक्सीजन से तो उसके ऊपर जिंक ऑक्साइड की कोटिंग है, जिंक ऑक्साइड की कोटिंग अगर ब्रेक हो गई तो जिंक विल गेट एक्सपोज्ड एंड इट विल रिपेयर इटसेल्फ बाय रिएक्टिंग विद एटमॉस्फेरिक ऑक्सीजन। ठीक है, ये बात ज़रूर समझनी है कि कहीं कहीं कुछ गलत लिखा हुआ हो तो उसको सही कर लो अपने कंसेप्ट्स में, नहीं तो गलती दिमाग में चली जाएगी कंसेप्ट्स के साथ। Alloying is a very good method of improving the properties of a metal. We can get the desired properties by this method. For example, iron is the most widely used metal, but it is never used in its pure state. This is because pure iron is very soft. हाँ, अब क्वेश्चन बन गया ना, why pure iron is not used? तो हम कहते हैं कि pure iron is very soft and stretches easily when it is hot. But if it is mixed with small amount of carbon, about 0.05%, not even आधा percent, 0.05%, it becomes hard and strong. When iron is mixed with nickel, chromium, we get stainless steel, which is hard and does not rust. Thus, if iron is mixed with some other substances, its properties change. In fact, the properties of any metal can be changed if it is mixed with some other substance. The substance added may be a metal or a non-metal. So alloying is adding a metal with a metal or a non-metal. An alloy is a homogeneous mixture of two or more metals or a metal and a non-metal. It is prepared by first melting the primary metal. Metal को आप पहले पिघला दोगे and then dissolving the other elements in it in definite proportions. जैसे कि हम ब्रास बनाते थे तो जिंक और कॉपर को मिलाना है तो कॉपर हमने कहा 65 to 70% होना चाहिए। तो आपने कॉपर खूब सारा पहले मेल्ट किया हुआ है, जिंक अलग से मेल्ट किया है, फिर जिंक को उसमें यूनिफॉर्मली जब आप मिलाओगे तो एक होमोजीनस मिक्सचर आप कह सकते हो कि एक सॉल्यूशन ऑफ मेटल्स बनता है। फिर आप उसको ठंडा करके हार्ड कर देते हो तो ब्रास बन जाता है ना। और अगर उसी में आप कॉपर में ही अगर आप टिन मिला दोगे तो वो ब्रोंज बन जाएगा, है ना। ब्रोंज होता है ना, ब्रोंज मेडल मिल गया पीवी सिंधु को बैडमिंटन में, है ना, खुशी की बात है। ब्रोंज मेडल तो इंडिया में मिलता है ना, उनको पता ही है ब्रोंज क्या होता है। तो ब्रोंज, ब्रास, ये सब अलॉय है। तो अलॉय इज अ होमोजेनस मिक्सचर ऑफ टू और मोर मेटल्स और अ मेटल एंड अ नॉन मेटल. इट इज प्रिपेयर्ड बाय फर्स्ट मेल्टिंग द प्राइमरी मेटल एंड देन डिसॉल्विंग द अदर एलिमेंट्स इन इट इन डेफिनेट प्रोपोर्शंस. इट इज़ देन कूल्ड टू रूम टेम्परेचर. तो अपने आप हार्ड हो जाएगा. अब यहाँ पे एक और बात जो हम थोड़े दिन पहले कह रहे थे, प्योर गोल्ड नोन एज 24 कैरेट गोल्ड इज़ वेरी सॉफ्ट, बहुत डेलिकेट होता है. तो इट इज़ देयरफॉर नॉट सूटेबल फॉर मेकिंग ज्वेलरी. ज्वेलरी बनाना है तो इट इज़ अलॉयड विद आइदर सिल्वर और कॉपर टू मेक इट हार्ड. उसकी स्ट्रेंथ बढ़ा देते हैं थोड़ी. जनरली इन इंडिया 22 कैरेट गोल्ड इज यूज फॉर मेकिंग ऑर्नामेंट्स. It means that 22 parts of pure gold is alloyed with 2 parts of either copper or silver. ठीक है. तो ज्वेलरी में यूज़ होने वाला गोल्ड भी अलॉय का एग्जाम्पल है, क्योंकि उसमें या तो सिल्वर या तो कॉपर मिक्स किया हुआ है. क्यों मिक्स किया है? उसकी स्ट्रेंथ बढ़ाने के लिए, ऐसा नहीं हो जाए कि वो टूट जाए. If one of the metals is mercury, then the alloy is known as amalgam. अमेलगम मतलब मर्क्यूरी के साथ कुछ भी, जैसे कि आपका डेंटल अमेलगम होता है. किसी के वो डेंटल कैविटी हो गई है, उस कैविटी को फिल किया जाता है. तो कुछ लोग उसको पहले पुराने टाइम में बोला करते थे कि चांदी भरवाली ना. उसका एक पार्ट छोटा सा सिल्वर होता है, हालांकि वो लेकिन सिल्वरी ग्रे दिखता है, क्योंकि मेटल सिल्वरी ग्रे दिखते हैं. आपने फिजिकल प्रॉपर्टीज़ में पढ़ा है मेटल्स का कलर. तो एक्चुअली उसमें ये मर्क्यूरी का एक मिक्सचर होता है, इसलिए उसको अमलगम बोलते हैं, डेंटल अमलगम. द इलेक्ट्रिकल कंडक्टिविटी एंड मेल्टिंग पॉइंट ऑफ द अलॉय इज लेस देन दैट ऑफ प्योर मेटल्स. इट डिपेंड्स. हमेशा मेल्टिंग पॉइंट लेस नहीं होता. अब इलेक्ट्रिसिटी में हम पढ़ रहे थे हाई होता है. तो इट डिपेंड्स ऑन द अलॉय. लेकिन ब्रास एन अलॉय ऑफ कॉपर एंड जिंक एंड ब्रोंज एन अलॉय ऑफ कॉपर एंड टिन आर नॉट गुड कंडक्टर्स ऑफ इलेक्ट्रिसिटी. ये बात इम्पॉर्टेंट है, हाँ, कि ब्रास एंड ब्रोंज जो है
they are not good conductor of electricity, whereas copper is used for making electrical circuits. This is very important. Solder, alloy of lead and tin, has a low melting point and is used for welding electrical wires together. ये जो आपके सर्किट्स होते हैं ना, ये सर्किट बनाने के लिए उसका सोल्डर वायर यूज़ करते हैं। तो सोल्डर वायर जो है उसको एक गरम गरम रॉड से टच करवाते हैं, है ना, इलेक्ट्रिकल इमर्शन रॉड जैसी चीज़ होती है, उससे टच करवाते हैं तो वो एकदम मेल्ट हो जाता है और उसकी एक ड्रॉप वहाँ पे डाल देते हैं जहाँ पे आपको एक सर्किट में वायर जोड़ना है। सर्किट में क्या बात कर रहा हूँ, आपकी सर्किट प्लेट्स जो होती हैं, आप कभी कोई कंप्यूटर खुलता है तो उसके पीछे देखोगे सर्किट प्लेट जिसमें बहुत बारीक काम किया हुआ होता है, नक्काशी जैसा, उसमें सर्किट के वायर्स जोड़ने के लिए आपको इसी तरह की मेटल ड्रॉप्स की ज़रूरत होती है। अब मेटल ड्रॉप्स तो बनती नहीं हैं, तो हम एक अलॉय जिसको हम सोल्डर बोलते हैं, जो कि लेड और टिन का अलॉय है, उसको इस तरह से लो मेल्टिंग पॉइंट होने की वजह से मेल्ट करके और काम करते हैं, उसको सर्किट को जोड़ने का काम करते हैं सर्किट बोर्ड पे। द वंडर ऑफ एंशियंट इंडियन मेटलर्जी, iron pillar near the Qutub Minar in Delhi was built more than 1600 years ago by the iron workers of India. They had developed a process which prevented iron from rusting. For its quality of rust resistance, it has been examined by scientists from all parts of the world. The iron pillar is 8 meter high and weighs 6 tons, 6000 kg. तो उन्होंने भी कुछ अलॉय बनाया होगा। चलो अब चैप्टर एंड एक्सरसाइज हम फटाफट कर लेते हैं, फिर आपका ये चैप्टर कंप्लीट है। इनमें से हम वो क्वेश्चन हटा देंगे जो कि मेटलर्जी में आने वाले हैं। मेटालिक ऑक्साइड्स ऑफ जिंक, मैग्नीशियम एंड कॉपर वर हीटेड विद द फॉलोइंग मेटल्स। जिंक अब इन विच केस विल यू फाइंड डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन टेकिंग प्लेस। तो देखो उसी तरह का है जैसे हमने पहले किया था कि जिंक जो है वो जिंक ऑक्साइड के साथ कोई नहीं रिएक्शन करता, मैग्नीशियम ऑक्साइड के साथ भी रिएक्शन नहीं करेगा क्योंकि मैग्नीशियम इज़ मोर रिएक्टिव एज़ कम्पेयर टू जिंक, लेकिन कॉपर ऑक्साइड के साथ में ये कॉपर को डिस्प्लेस कर देगा, तो यहाँ पे रिएक्शन होगी। वही कह रहा है कि कहाँ पर रिएक्शन हो पाएगी। मैग्नीशियम की रिएक्शन खुद मैग्नीशियम को छोड़ के बाकी दोनों के साथ हो जाएगी क्योंकि मैग्नीशियम इज़ मोर रिएक्टिव देन जिंक एंड कॉपर बोथ, और कॉपर जो होगा वो तो कोई रिएक्शन नहीं कर पाएगा क्योंकि कॉपर जो है वो खुद कॉपर ऑक्साइड को खुद को तो डिस्प्लेस करेगा ही नहीं, और जिंक और मैग्नीशियम ज़्यादा रिएक्टिव हैं उससे, तो उनको भी नहीं कर पाएगा। विच मेटल्स डू नॉट करोड ईजीली, कौन से मेटल ईजीली करोड नहीं होंगे, जो कि कम रिएक्टिव हैं, जो कि जैसे कि हमने कहा गोल्ड एंड प्लैटिनम आर द मेटल्स विच डू नॉट करोड ईजीली बिकॉज दे आर वेरी लेस रिएक्टिव. They do not react with the substances in their surrounding. What are alloys? ये आपको पता चली गया है. So what you have learned? Elements can be classified as metals and non-metals. Okay. Metals are lustrous, malleable, ductile, and are good conductors of heat and electricity. They are solids at room temperature, except mercury, which is a liquid. Metals can form positive ions by losing electrons to non-metals. Metals combine with oxygen to form basic oxides. Aluminium oxide and zinc oxide show the properties of both basic as well as acidic oxides. These oxides are known as amphoteric oxides. Different metals have different reactivities with water and dilute acids. That is according to their relative positions in the reactivity series. And a list of common metals arranged in order of their decreasing reactivity is known as an activity series. Reactivity series और activity series एक ही बात है. Metals above hydrogen in the activity series can displace hydrogen from dilute acids. हालांकि एक्सेप्शन यहाँ पे है, lead का हमने लिखा है कि lead does not react with water. A more reactive metal displaces a less reactive metal from its salt solution. Metals occur in nature as free elements or in the form of their compounds. फ्री एलिमेंट्स की तरह से यानी अपनी नेटिव स्टेट में वो मेटल्स मिलते हैं जो कि बहुत कम रिएक्टिव होते हैं. लेकिन अब यहाँ से आगे जो बात हो रही है ये एक्सट्रैक्शन ऑफ मेटल से रिलेटेड है, तो इसलिए हम इसको छोड़ देते हैं. अलॉय is a homogeneous mixture of two or more metals. The surface of some metals such as iron is corroded when
they are exposed to moist air for a long period of time. This phenomena is known as corrosion. Non-metals have properties opposite to that of metals. They are neither malleable nor ductile. They are bad conductors of heat and electricity except for graphite which conducts electricity. ये सारी बातें हम डिटेल में पढ़ चुके हैं. चैप्टर एंड एक्सरसाइज. अच्छा, अभी ये भी है. नॉन मेटल्स फॉर्म नेगेटिवली चार्ज्ड आयंस बाय गेनिंग electrons when non-metals form negatively charged ions by gaining electrons when reacting with metals. Non-metals form oxides which are either acidic or neutral. Non-metals do not displace hydrogen from dilute acids, so they do not react with acids, they react with hydrogen to form hydrides. Which of the following pairs will give displacement reaction? Sodium chloride and copper metal. रिएक्शन नहीं हो सकती. कॉपर इज वेरी लेस रिएक्टिव एज कम्पेयर टू सोडियम. मैग्नीशियम क्लोराइड एंड एल्यूमिनियम, ये भी नहीं होगी. मैग्नीशियम इज मोर रिएक्टिव एज कम्पेयर टू एल्यूमिनियम. फेरस सल्फेट एंड सिल्वर मेटल, ये भी नहीं होगी. सिल्वर कैन नॉट डिस्प्लेस आयरन. एंड कॉपर एंड सिल्वर नाइट्रेट, ये रिएक्शन तो हमने देखी थी. दिस रिएक्शन कैन हैपन बिकॉज कॉपर इज मोर रिएक्टिव देन सिल्वर. तो रिएक्टिविटी सीरीज से रिलेटेड क्वेश्चन है. विच ऑफ द फॉलोइंग मेथड इज सुटेबल फॉर प्रिवेंटिंग एन आयरन फ्राइंग पैन फ्रॉम रस्टिंग? अप्लाइंग ग्रीस, अप्लाइंग पेंट, अप्लाइंग अ कोट ऑफ जिंक, ऑल द अबव. वैसे तो सारा ही पॉसिबल है, लेकिन द मोस्ट सुटेबल इज प्रिवेंटिंग आयरन फ्राइंग पैन, दैट इज एप्लीकेशन ऑफ कोटिंग ऑफ जिंक, है ना. क्योंकि ग्रीस की एप्लीकेशन कम से कम काम नहीं आएगी. फ्राइंग पैन यूज़ कर रहे हो आप, तो ग्रीस तो आपका टिकेगा नहीं, है ना. पेंट भी उतर जाएगा अगर आप उसको हीट रोज़ करोगे तो. फ्राइंग पैन तो रोज़ ही हीट करते काम आता है. An element reacts with oxygen to give a compound with a high melting point. This compound is also soluble in water. The element is likely to be. अब देखो, ऑक्सीजन के साथ में एक एलिमेंट रिएक्ट कर रहा है और वो एक कंपाउंड दे रहा है विद हाई मेल्टिंग पॉइंट. तो मेटल होना चाहिए. आयनिक कंपाउंड बनाएगा एक्सचेंज ऑफ इलेक्ट्रॉन से, तब हाई मेल्टिंग पॉइंट होगा. तो कैल्शियम कार्बन सिलिकॉन आयरन, कैल्शियम के चांसेस ज़्यादा हैं क्योंकि ईजीली रिएक्ट करेगा. ज़्यादा रिएक्टिव मेटल है कैल्शियम. ऑक्सीजन के साथ में कंपाउंड बनाएगा कैल्शियम ऑक्साइड. एक्सचेंज ऑफ इलेक्ट्रॉन्स आपने देखा है. आउटरमोस्ट शेल में 2 इलेक्ट्रॉन्स हैं. ऑक्सीजन आउटरमोस्ट शेल में 6 इलेक्ट्रॉन्स हैं. एक्सचेंज ऑफ इलेक्ट्रॉन होगा इस तरह से, और कैल्शियम Ca+2 और ऑक्सीजन O-2. इस तरह से कंपाउंड बनेगा जिसको हम CaO बोलते हैं, कैल्शियम ऑक्साइड बोलते हैं. इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन 2 8 8 2 2 6. अभी ये हो गया 2 8 8 और ये हो गया 2 8. दोनों हो गए स्टेबल. Food cans are coated with tin and not with zinc because zinc is costlier than tin. Zinc has a higher melting point than tin. Zinc is more reactive than tin and zinc is less reactive than tin. ये वाला ऑप्शन ठीक है. फूड कैन में जिंक यूज़ करोगे तो जिंक में रिएक्ट विद द इंग्रेडिएंट्स ऑफ द फूड, हाँ, एंड में फॉर्म सम हार्मफुल सब्सटेंसेस. तो इसलिए हम जिंक का ये नहीं कोट यूज़ नहीं करते फूड कैंस पे. यू आर गिवन अ हैमर, अ बैटरी, अ बल्ब, वायर एंड अ स्विच. हाउ कुड यू यूज़ देम टू डिस्टिंग्विश बिटवीन सैम्पल्स ऑफ मेटल्स एंड नॉन मेटल्स? अब मेटल नॉन मेटल पता लगाना है हैमर से, तो आप उनको हिट करके देखो. मेटल जो होगा वो तो मैलिएबल है, तो वो फ्लैट हो जाएगा, शीट बन जाएगी उसकी. लेकिन नॉन मेटल ब्रिटल है तो वो बिखर जाएगा, पाउडर बन जाएगा उसका. विद द हेल्प ऑफ अ बैटरी, बल्ब, वायर एंड स्विच, ये सब चीज़ें एक साथ हैं. अलग अलग 4 चीज़ें यूज़ करने की कोशिश करोगे तो कुछ पता नहीं चलेगा, लेकिन इन सब का एक सर्किट बना दोगे
तो उस सर्किट से अगर नॉन मेटल को जोड़ोगे तो इट विल कंडक्ट इलेक्ट्रिसिटी, मेटल को जोड़ोगे तो इट विल कंडक्ट इलेक्ट्रिसिटी, नॉन मेटल विल नॉट कंडक्ट इलेक्ट्रिसिटी एक्सेप्ट ग्रेफाइट। ग्रेफाइट यूज़ करोगे तो इरिस्पेक्टिव ऑफ बीइंग अ नॉन मेटल वो भी शो करेगा, कंडक्ट करेगा इलेक्ट्रिसिटी। असेस द यूजफुलनेस ऑफ दीज टेस्ट्स इन डिस्टिंग्विशिंग बिटवीन मेटल्स एंड नॉन मेटल्स। मेटल्स नॉन मेटल्स की फिजिकल प्रॉपर्टीज़ को हम कंपेयर कर रहे हैं बेसिकली। वाटर एम्फोटेरिक ऑक्साइड्स, ये तो क्लियर है आपको, दे आर द ऑक्साइड्स, दे आर द मेटल ऑक्साइड्स विच बिहेव लाइक एसिड्स विद बेसिस एंड विच बिहेव लाइक बेसिस विद एसिड्स। तो जो एसिड बेस दोनों की तरह बिहेव करें, दोनों के साथ में एसिड बेस दोनों के साथ में न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन दे, वो एम्फोटेरिक ऑक्साइड है। गिव 2 एग्जांपल्स ऑफ एम्फोटेरिक ऑक्साइड, जिंक ऑक्साइड एंड एल्यूमिनियम ऑक्साइड का एग्जांपल मैं आपको दे चुका हूँ। Name 2 metals which will displace hydrogen from dilute acids and 2 metals which will not। तो हाइड्रोजन के ऊपर वाले लेड को छोड़ करके कोई से भी 2 के नाम लिख दो। जिंक करता ही है, आपने देखा है, जिंक H2SO4 के साथ में हाइड्रोजन निकाल, सारे करेंगे, पोटेशियम, सोडियम, मैग्नीशियम, कैल्शियम सब करेंगे। और 2 मेटल्स विच विल नॉट, तो एक तो कॉपर लिख दो, एक सिल्वर लिख दो। कॉपर, सिल्वर, मर्क्यूरी, गोल्ड, प्लैटिनम आर द 5 मेटल्स, उसमें से कोई से भी 2 बता दो। इन द इलेक्ट्रोलिटिक रिफाइनिंग ऑफ मेटल, ये इसको छोड़ दो, ये हमारा सिलेबस में नहीं है। प्रत्यूष took sulfur powder on a spatula and heated it. He collected the gas evolved by inverting the test tube over it. चलो ये काम की चीज़ है। शोन इन फिगर बिलो व्हाट विल बी द एक्शन ऑफ गैस ऑन ड्राई लिटमस पेपर। देखो, सल्फर पाउडर को स्पैचुला पे रख के हीट किया और गैस जो इसमें जाएगी दैट इज ऑक्साइड ऑफ सल्फर, SO2, सल्फर डाइऑक्साइड। ड्राई लिटमस ये एसिडिक इन नेचर है, हमने कहा था कि नॉन मेटल ऑक्साइड्स आर आइदर एसिडिक और न्यूट्रल इन नेचर। सल्फर डाइऑक्साइड इन स्पेसिफिक हमने कहा था कि ये एसिडिक है। तो वो लिटमस पेपर के, ड्राई लिटमस पेपर के ऊपर तो खैर कोई भी असर कोई नहीं दिखाने वाला। मॉइस्ट लिटमस पेपर अगर ब्लू है तो वो ब्लू को रेड कर देगी क्योंकि वो एसिडिक इन नेचर है। राइट अ बैलेंस्ड केमिकल इक्वेशन फॉर द रिएक्शन टेकिंग प्लेस। यहाँ पे क्या बन रहा है, सल्फर और ऑक्सीजन की रिएक्शन हो रही है और SO2 बन रहा है, ये हमको बताना है। फिर देखो, स्टेट 2 ways टू प्रिवेंट द रस्टिंग ऑफ आयरन। आपने अभी पढ़ी है बहुत सारी चीज़ें, पेंटिंग, ग्रीसिंग, ऑयलिंग, गैल्वेनाइजिंग, अलॉइंग, क्रोम प्लेटिंग या इलेक्ट्रोप्लेटिंग। इनमें से कोई से भी 2 ways आप लिख सकते हैं। What type of oxides are formed when non-metals combine with oxygen? That we have already discussed. Either acidic or neutral. Give reason. Platinum, gold and silver are used to make jewelry because they are the least reactive. They have a metallic luster, beautiful metallic luster. लस्टर है, फिर उसके अलावा वो मेलिएबल और डक्टाइल भी हैं। मेलिएबल डक्टाइल है तो कन्वीनियंट है ज्वेलरी बनाना, लस्टर है तो वो ज्वेलरी ब्यूटिफिकेशन के लिए ज़रूरी है, मतलब अच्छा दिखेगा। और कम रिएक्टिव है, लीस्ट रिएक्टिव मेटल्स में से हैं, इस वजह से दे विल नॉट रिस्पॉन्ड टू द सब्सटेंसेस इन द सराउंडिंग, और उनका रस्टिंग या उनका करोजन बड़ा मुश्किल से होगा। गोल्ड और प्लैटिनम तो करोड ही नहीं होते, और सिल्वर का भी स्लो रिएक्शन है हाइड्रोजन सल्फाइड के साथ में, नॉट सल्फर इन एयर, इट इज़ H2S हाइड्रोजन सल्फाइड, उसके साथ में स्लो रिएक्शन करता है, सिल्वर सल्फाइड बनाता है, ब्लैक कलर का सब्सटेंस जिसको हम टार्निशिंग ऑफ सिल्वर बोलते हैं। सोडियम, पोटेशियम एंड लिथियम आर स्टोर्ड अंडर ऑयल बिकॉज दे आर हाईली रिएक्टिव मेटल्स, एंड इफ दे आर left exposed to air they may react with oxygen and create accidental fires. तो हम उनको अंडर ऑयल या पैराफिन्स रखते हैं। एल्यूमिनियम इज़ अ हाईली रिएक्टिव मेटल yet it is used to make utensils for cooking.
वो हाईली रिएक्टिव मेटल तो है, लेकिन उसके ऊपर एक एल्यूमिनियम ऑक्साइड की सेल्फ प्रोटेक्टिंग लेयर होती है, क्योंकि वो इतना ज़्यादा रिएक्टिव है कि वो जैसे ही एक्सपोज होता है एयर को, वो ऑक्सीजन के साथ में रिएक्शन करके और एक थिन लेयर ऑफ ऑक्साइड बना लेता है। कार्बोनेट एंड सल्फाइड ओर्स आर यूजुअली कन्वर्टेड इनटू ऑक्साइड्स ड्यूरिंग द प्रोसेस ऑफ एक्सट्रैक्शन। इसको आप छोड़ दो। You must have seen tarnished copper vessels being cleaned and with lemon or tamarind juice. Explain why these sour substances are effective in cleaning the vessels. Because copper carbonate, which is responsible for the green color green coat on copper vessel या copper utensils, that is basic in nature. And the lemon or tamarind juice जो हैं, they are acidic in nature. So neutralization reaction will take place and the base will lose its place. That is why we use these substances to clean it. Differentiate between metal and non-metal on the basis of their chemical properties. अब हम कहते हैं कि ऑक्सीजन के साथ में रिएक्शन दोनों ऑक्साइड्स बनाते हैं। मेटल के ऑक्साइड्स बेसिक हैं, नॉन मेटल के ऑक्साइड्स एसिडिक या न्यूट्रल हैं। एक डिफरेंस हो गया ऑन द बेसिस ऑफ केमिकल प्रॉपर्टीज़। वाटर के साथ में रिएक्शन करके मेटल्स हाइड्रोक्साइड्स या ऑक्साइड्स बनाते हैं, हाइड्रोजन गैस इवॉल्व होती है, जबकि नॉन मेटल्स के साथ में कोई रिएक्शन वाटर की नहीं होती। एसिड्स के साथ में मेटल्स सॉल्ट बनाते हैं और हाइड्रोजन गैस इवॉल्व होती है, जबकि नॉन मेटल्स के साथ में कोई रिएक्शन नहीं होती है। ऐसे आप इनको डिफ्रेंशिएट कर सकते हो। A man went door to door posing as goldsmith. He promised to bring back the glitter of gold and dull gold ornaments. An unsuspecting lady gave a set of gold bangles to him, which he dipped in a particular solution. The bangles sparkled like new, but their weight was reduced drastically. The lady was upset, but after a futile argument, the man beat a hasty retreat. Can you play the detective to find out the nature of the solution he had used? वो जो solution उसने लिया था, that was a combination of HCl and nitric acid. याद है आपको 3:1 का combination HCl हाइड्रोजन क्लोराइड एंड हाइड्रोक्लोरिक एसिड एंड नाइट्रिक एसिड 3:1 के रेशियो में जब मिलाते हैं तो हम उसको बोलते हैं एक्वा रीजिया। ये एक्वा रीजिया जो है ये गोल्ड को डिज़ोल्व करने के लिए काम में आता है। तो वो आदमी एक्वा रीजिया लेके आया होगा, दैट इज़ द फ्यूमिंग लिक्विड, जो कि इन दोनों का HCl और HNO3 का 3:1 का कॉम्बिनेशन है। Give reasons why copper is used to make hot water tanks and not steel, an alloy of iron. Copper is one of the best conductors of heat. हाँ, उसके अलावा मैलिएबल तो है ही, तो टैंक बनाना भी आसान है। तो ये आपका चैप्टर एंड एक्सरसाइज भी पूरी हो गई है और अब हम नेक्स्ट चैप्टर आप कल से शुरू करेंगे, ह्यूमन आई। ठीक है, तो आज इसको आप अच्छे से पढ़ लो। चैप्टर एंड एक्सरसाइज तो यानी कि आपको पढ़ना ही थी। ठीक है, बाकी बातें कल की क्लास में। थैंक यू।